गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का जीएस पॉइंट फिजिक्स की क्लास में। तो यहाँ पे जो हमने नेक्स्ट क्लास अपनी जो थी क्लास नंबर 1 कल कंप्लीट की थी और आज उसका जो है सेकंड क्लास है, सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये क्लास आपकी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, हेड रेडियो ऑपरेटर और आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें फिजिक्स पूछी जाती है काफ़ी अहम है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अगर आपने जो है शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए आपके जो भी मित्रगण हों उनके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो है यहाँ तक कंप्लीट किया था कल, जो आपको हेडलाइंस यहाँ पे दिख रही है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैंज विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में सही कथन है, तो इसका गलनांक निम्न होना चाहिए या निम्न आवश्यक है। फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर जो है और फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है तो उच्च प्रतिरोध शक्ति और निम्न गलनांक। वह धातु जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है टंगस्टन। घर की सुरक्षा विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है। हैलोजन लैंप का तंतु बना होता है, ये टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का बना होता है। नेक्स्ट है कथन ए। एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कारण आर। धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का जो मोचन होता है, तो ए सही है परंतु आर जो गलत है। एक तार में बहती विद्युत धारा का विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। दो तारों की लंबाई, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में जो है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध होगा 10 ओम। समान प्रकार की छोटी बूंदें V वोल्ट तक आवेशित की गई हैं। यदि n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो इस बूंद का विभव होगा n²/3V। घरेलू विद्युत तार स्थापना मूलतः समानांतर संबंधन है। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है उदासीन तार। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि है 10⁶ ओम। नेक्स्ट है सामान्य ट्यूबलाइट में होती है। सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ जो है मर्क्यूरी वेपर गैस जो होती है। CFL का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, इसका जो है फुल नेम है। कथन ए। परिणामित्र का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन अथवा अपचयन के लिए किया जाता है। कारण आर। परिणामित्र ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा यानी कि दिष्ट धारा परिपथ में किया जाता है, तो ए सही है परंतु आर जो है गलत है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर जो है AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये डिजिट जो दे रखी है ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है इसमें प्रत्यावर्ती धारा विभव का उच्चाई अथवा अपचाई धारा करने के लिए, यानी कि हाई वोल्टेज को लो करने के लिए, लो वोल्टेज को हाई करने के लिए जो यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कथन ए। लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि LED लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप यानी कि CFL की तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करते हैं। कारण कथन आ। लाइट एमिटिंग डायोड LED लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप यानी कि CFL की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं, तो कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं तथा कारण आर जो है वो कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। कुछ युक्तियां एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतर नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल
जनरेटर यांत्रिक से विद्युत में, इलेक्ट्रिकल मोटर विद्युत से यांत्रिक में, डीजल इंजन प्रकाश से विद्युत में और सोलर सेल रासायनिक से यांत्रिक। उपरोक्त युग्मों में से सुमेलित युग्म है तो 1 और 2 जो है सही है। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रतिदिन प्रदीप्त बल्ब में भरी जाती है। मरकरी और नियोन गैस। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को अधिमान यानी कि प्रिफर्ड दिया जाता है, क्योंकि फ्लोरोसेंट ट्यूब बिजली की बल्ब की अपेक्षा वैद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करती है। श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं तंतु को गर्म करके। प्रत्यावर्ती धारा उपयुक्त नहीं है स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। अभिकथन ए, भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट आवर्स यानी कि किलोवाट घंटे में करती हैं। कारण आर, भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। ए सही है परंतु आर जो गलत है। प्रदीप्त नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है। चोक कुंडली लाइन वोल्टता बढ़ाती है। विद्युत बल्ब के अंदर होती है नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस। प्रदीप्त नलिकाओं के साथ चेक आसंजित होता है। चौक कुंडली लाइन वोल्टता बढ़ती है। अभिकथन हो गया ये। विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है। पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केटली। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं। नंबर 1, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा, वाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होती है। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा में सक्षम है। तो इसमें जो कथन फर्स्ट जो है ये सही है और जो है थर्ड कथन जो है ये वाला, ये दोनों कथन इसमें फर्स्ट और थर्ड सही है, जबकि सेकंड कथन सही नहीं है। यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट है चैप्टर चालकता। अतिचालक का कारण है शून्य पारगम्यता। वह तापमान जिस पर अतिचालकता अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिससे लाखों रुपए की बचत हो सामान्य तापमान पर। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन का। नेक्स्ट है नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है, 0। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। तो ये जो है घटता है, इस पे भी नहीं काम कर रहा है। निकट अतीत में हिग्स बोसॉन कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं। इस कारण की खोज का यह जो है महत्व है कि यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि मूल कणों को संहति क्यों होती है। नेक्स्ट है परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है संपूर्ण अनंत। तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट तथा चांदी में से अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन। आर्सेनिक, जर्मेनियम, ऑस्मियम तथा रेडियम में से ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है जर्मेनियम। कथन ए, तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। कथन कारण आर, लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थिति में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता। तो ए तथा आर जो है दोनों ही इसमें सही है और आर ए की जो है सही व्याख्या भी है। अर्धचालक है सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है। पीसीएस में पूछे गए लगातार क्वेश्चन में। भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उसमें से ऐसा तत्व निकल सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टरों में होता है। वह तत्व है जर्मेनियम। नेक्स्ट है नाभिकीय भौतिकी। मेसॉन की खोज हिडेकी युकावा ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन ने की थी और सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत H. वैथे ने दिया था। और पारा यूरेनियम तत्वों का जो संश्लेषण है ये JT सीवॉर्ग ने दिया था।
थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो बोल रहे थे उनको जो देखने में थोड़ा ईजी होगा। अब जो क्लियर दिखाई देगा यहाँ पे सही नहीं है इसमें से, तो किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। ये कथन सही नहीं है। कथन ए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी। कारण, उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। तो इसमें से जो है दोनों ही कथन सत्य है और कथन फर्स्ट जो है का सही स्पष्टीकरण है। वह कण जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है। तो यह माइक्रोवेव फोटोन। साइक्लोट्रॉन प्रयुक्त किया जाता है प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि की जा सकती है प्रस्फुरण गणक से। नेक्स्ट है, दृश्य किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी तथा अवरक्त किरणें विकिरण में से सर्वाधिक ऊर्जा होती है तो एक्स रे में। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो नाभिकीय संलयन अथवा गुरुत्वीय संकुचन से। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेलें। सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। कथन दो, प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा AC का जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया दिष्ट धारा DC का जनन करती है। कथन थ्री, भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है किंतु प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक कथन जो है वो सही है, ऊपर वाला। ये जो है प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर प्रक्रिया तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। तो ये जो है पहला कथन सही है। नेक्स्ट है, देखते हैं सोलर सेल में उपयोग किया जाता है तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सोलर सेल में। चेंज कर लेता हूं इसे। नेक्स्ट है, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, सौर सेल होते हैं प्रकाश वोल्टीय सेल। फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है तो सौर ऊर्जा से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय रिएक्टर यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि सेल्फ सस्टेन्ड चेन रिएक्शन संभव है क्योंकि प्रत्येक, कथन फर्स्ट कहता है, प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। कथन सेकंड, न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रिया में तुरंत हिस्सा लेते हैं। कथन थर्ड, द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं। कथन फोर्थ, विखंडन प्रक्रिया में निर्मुक्त हर न्यूट्रॉन आगे और विखंडन की शुरुआत करता है। इन कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन 1 और 3 जो है सही है। तीसरा ये वाला सही है इसमें, और उसके बाद फर्स्ट कथन जो है वो भी सही है। परमाणु रिएक्टर है, आणविक भट्टी जो है परमाणु रिएक्टर है। नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 2 और 3 जो है सही है इसमें। साधारणतः उनकी टोकमार डिजाइन होती है और वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं, जो सही कथन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधियां नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। ये वास्तव में रेडियो आइसोटॉप्स हैं।
भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन थ्योरियम है। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं वो थ्योरियम है। प्राकृतिक में यूरेनियम की तुलना में थ्योरियम के कहीं अधिक भंडार हैं। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थ्योरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इसमें तीनों ही कथन जो है सही है। थ्योरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करता है। 1, 2, 3 तीनों ही कथन ये सही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तात्कालिक लाभ है, यह विद्युत उत्पादन के लिए सनलाइन फ्यूजन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। कैडमियम थ्योरियम प्लूटोनियम तथा यूरेनियम तत्व में से परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता। कैडमियम मोनेजाइट थ्योरियम बेरिलियम तथा क्रोमियम में से अणु शक्ति से संबंधित खनिज नहीं है। क्रोमियम यूरेनियम थ्योरियम रेडियम तथा हीलियम में से ईंधन नहीं है। हीलियम यूरेनियम थ्योरियम कैल्शियम तथा प्लूटोनियम में से नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कैल्शियम का यूरेनियम थ्योरियम प्लूटोनियम तथा लेड में से परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। लेड का जर्कोनियम यूरेनियम मोलिब्डेनम तथा वेनेडियम में से न्यूक्लियर बम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। ये स्लाइड और करेंगे उसके बाद जो है परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम आधारित है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा 8 महीने का। किसी विघटन नाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष बाद विघटनाभिक जो है पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह है 1/16। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। एस्टेटाइन्स फ्रेंसियम्स ट्रिटियम तथा जर्कोनियम में से एक रेडियोएक्टिव नहीं है। जर्कोनियम यूरेनियम 233 यूरेनियम 234 और यूरेनियम 235 यूरेनियम 239 में से वह यूरेनियम समस्थानिक जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम 235 यूरेनियम लोहा तांबा एल्युमिनियम में से विद्युत उत्पादन करने के लिए उपयोग होता है। यूरेनियम का रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण बीटा कण तथा गामा किरण। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल क्षणों का उपयोग नहीं किया जाए तो चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर मुंबई में है। वार्क के वर्तमान निदेशक जो है कमलेश नीलकंठ व्यास है। ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस है भारतीय शोध रिएक्टर। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में प्रयुक्त होता है यूरेनियम 238। कल्पक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है इसमें जो सुमेलित है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टर्स फॉर। तो इसमें जो है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में है और एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद में। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में। इसमें से जो है 1, 2, 3, 4 जो चारों कथन इसमें सही है। परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय गुर्जर बोर्ड्स भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन।
इनमें से परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत हैं तो उपयुक्त सभी। भारत में भारी जल बनाया जाता है ट्राम्बे में। कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापर गुजरात में, ट्राम्बे महाराष्ट्र में। परमाणु राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावतभाटा कोटा में है, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में, मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र कलपक्कम में, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है, नरोरा। उसके बाद यहाँ पे जो है उपयुक्त में से परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है 1 और 3, यानी कि नरोरा और कलपक्कम। भारत का वह परमाणु संयंत्र जो 4th भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, नरोरा। वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ स्थापित है कैगा में। तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ है 6 इकाइयां। तो आज की वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं आपसे। थैंक यू। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए।